Welcome all of you in the second lecture of Accounting Standard 2. In Accounting Standard 1, student, we had discussed about the what do you mean by the accounting standard, what is its purpose, what are its type, and in India which accounting standards are followed. Now in today's session again same list will come in front of you. Today we are going to discuss in details what is in the accounting standard 1, same thing what is in the 2, 3, 4, 5, 6, likewise. We will learn till accounting standard 29. I had in the first lecture of mine, I had already mentioned from accounting standard 1 to accounting standard 29 are the mandatory standards in India, whereas accounting standard 30 to 32 means accounting standard 30, 31 and 32 are non-mandatory accounting standards. आज के सेशन में मैं एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एक एक स्लाइड रीड करने के बदले में मैं आपको हर स्लाइड पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी, तो ताकि आपके पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए. तो लेट अस स्टार्ट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. सी स्टूडेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है उसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब क्या, जो भी अकाउंट्स में इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं जो भी अडॉप्ट की जाती हैं उसको डिस्क्लोज करना है, पहले पेज पे ही रखना है. ये क्यों चाहिए? क्योंकि ऑडिटर उस हिसाब से चेक करेगा. मैं एग्जांपल दूंगी यहाँ पे. आप डिप्रिसिएशन की कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो आपको पहले पेज पे लिख के रखना है, कि ताकि जब भी ऑडिटर बुक्स चेक करे तो उस समय वो उस हिसाब से डिप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करे. सेम थिंग बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं. जैसे कि एक और एग्जांपल दूंगी मैं. मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के सिवाय और भी कंपनियों का डायरेक्टर होता है, तो वो किस किस कंपनी का डायरेक्टर है हमारी कंपनी को छोड़ के वो सब लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि वो ऑडिटर को वो इजी हो जाएगा ऑडिट करते समय. तो ये हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. हम टर्न होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. यहाँ पे 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, आपको पता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स. तो आपने उसका वैल्यूएशन कैसे किया है? आपको पता है बहुत सारे मेथड है. फीफो मेथड है, लिफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है. तो आपकी कंपनी ने कौन सा मेथड यूज किया है, वो अगर वो आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन किया हुआ है कि वो आपको लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड यूज कर रहे हो. और उसके साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि आप किस तरीके से ये स्टॉक वैल्यूएशन दिखाओगे. लेट अस सी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट बनती है जिसमें हम दिखाते हैं कि पूरे साल में कैश मतलब कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ पे खर्चा हुआ. ये जो भी पैसे आते हैं वो कंपनी कहाँ कहाँ पे स्पेंड करती है, वो उसकी बाइफिकेशन दिखाई जाती है. और ये जो बाइफिकेशन है वो 3 तरीके से होती है. ये जो बाइफिकेशन है वो या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या तो फिर वो हमारा क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो सकती हैं, या तो वो हमारी क्या हो सकती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है. तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है. और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन से अमाउंट दिखाने चाहिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन से अमाउंट दिखाने चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से अमाउंट दिखाने चाहिए, वो लिखा हुआ है इस स्टैंडर्ड में. हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो है कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. मतलब एक बार बैलेंस शीट बना देते हो तो उसके बाद में भी काफी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. तो वो ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से दिखाना है, उसका इफेक्ट कैसे दिखाई देगा, ये सब के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में लिखा हुआ है. स्टूडेंट, हम आगे बढ़ेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में का नाम है नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. इसका मतलब है कि अगर किसी साल में आपने कोई पॉलिसी चेंज की, जैसे कि एग्जांपल दूंगी मैं. अगर पहले आप डिप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट करते थे और आप
कौन सा कर रहे हो, WDV कर रहे हो। तो जब आप फिक्स इंस्टॉलमेंट का डेप्रिसिएशन लगाते थे उस समय प्रॉफिट क्या था, अगर आपने उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट से चेंज करके WDV मतलब कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किया तो उसमें क्या प्रॉफिट में चेंजेस आया, तो वो कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, किस तरीके से दिखना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में। लेट अस सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। यहाँ पे जरा याद की ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है तो वो या तो इम्पोर्टेंट नहीं है या तो उसको ICAI ने विड्रॉ कर दिया है। अकाउंटिंग, लेट अस डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। द नेम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज अकाउंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। नाम ही सजेस्ट करता है ये अकाउंटिंग किसके लिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखाएंगी, उसके बारे में स्टेटमेंट कैसे दिखाएंगी, अपने प्रॉफिट्स कैसे दिखाएंगी, ये सब पूरा प्रोसीजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में दिया हुआ है। लेट अस सी टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का नेम इज रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन मतलब क्या, कौन सी इनकम बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और कौन सी इनकम बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अगर कोई कार डीलर है और वो कार डीलिंग में जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है तो वो हमारे इस बिजनेस की क्या मानी जाएगी, रेवेन्यू मानी जाएगी और उसको मान्यता दी जाएगी, मतलब रिकग्नाइजेशन दिया जाएगा। पर वही सेम डीलर अगर एक ही बार एक फ्लैट सेल करता है और वो फ्लैट में से उसको कुछ फायदा होता है तो वो फायदा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट को कोई भी रिकग्नाइजेशन नहीं है। इसका मतलब जो बिजनेस करते हैं, जिस चीज में वो डील करते हैं, अगर उसमें से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या नुकसान हो रहा है तो वो उसको रिकग्नाइजेशन होगा। पर अगर कोई डील वंस इन अ वाइल कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाई जाएगी। ये सब पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। लेट अस सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है बहुत ही इजी है। ये इस स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारी जितनी भी हमारी असेट्स हैं वो कैसे दिखनी चाहिए, कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन के बाद में WDV बुक्स में दिखानी चाहिए और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में दिया गया है। लेट अस मूव टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। Accounting standard 11 is related with the accounting for the effect of a change in the foreign exchange rate. अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, मतलब कि जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो जो भी करेंसी में रेट्स में चेंजेस होती हैं, आपको मालूम है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब भी करेंसी जाती है तो एक्सचेंज रेट होता है। तो जो भी चेंजेस हो रही हैं वो चेंजेस अकाउंट्स में कैसे दिखाने चाहिए और क्या क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ये पूरा प्रोसीजर और हम एज अ इंडियन कंपनी कैसे उसको रिफ्लेक्ट करें बैलेंस शीट में, कैसे रिफ्लेक्ट करें रेवेन्यू स्टेटमेंट में, ये पूरा everything is given in the accounting standard 11. Let us move towards the accounting standard 12. Very interesting standard, गवर्नमेंट ग्रांट्स। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेसमैन को बहुत सारी कंसेशंस मिलती हैं, बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं, बहुत सारी इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारी ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं। तो वो जो भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो कंसेशंस मिली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में। लेट अस सी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट होंगी तो उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिविडेंड हुआ, वो सब कैसे दिखाया जाएगा बुक्स में, उस सब के बारे में इस स्टैंडर्ड में दिया गया है। लेट अस गो अहेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर द अमलगमेशन। स्टूडेंट आई थिंक सो यू नो अमलगमेशन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ अ टू बिजनेस। जब भी दो कंपनियां, दो फॉर्म्स, दो ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल के बिजनेस करती हैं तो उसको हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। तो जब भी कोई दो कंपनियां अमलगमेट हो रही हैं तो बुक्स कैसे दिखनी चाहिए, उसकी गुडविल की, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में डिटेल्स में लिखा हुआ है। लेट अस सी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 डील्स विद द एम्प्लॉय बेनिफिट। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय
या तो रिटायर हो जाता है, या किसी एम्प्लॉई को कुछ लग जाता है, या कोई एम्प्लॉई को प्रमोशन मिलता है, तो उसको जितने भी बेनिफिट्स हैं जो उससे मिलते हैं, तो वो किस तरीके से शो करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या रेवेन्यू स्टेटमेंट में, या बैलेंस शीट में, उस सब के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में दिया गया है. लेट अस सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. स्टूडेंट, आपको पता है कि कंपनी के पास में दो तरीके की फंड्स होते हैं. एक होता है ओन फंड और दूसरा होता है लोन फंड. तो लोन फंड मतलब क्या? बरोड फंड. तो जब भी हम बैंक से बारो करती है कंपनी, तो उसके बदले में कंपनी को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बोरोइंग कॉस्ट. तो वो बोरोइंग कॉस्ट कैसे दिखाई जानी चाहिए पीएनएल में, और हर साल कैसे राइट ऑफ की जानी चाहिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दिया गया है. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दे आर स्पीकिंग ओनली फॉर द बोरोड फंड, मतलब कि लोन फंड. यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारी ओन फंड रहती है, ओनर्स की इक्विटी रहती है, उसके बारे में कुछ भी दिया नहीं हो जाता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में खाली डेप्ट फंड के बारे में, और डेप्ट फंड के कॉस्ट के बारे में दिया गया है. Let us turn our talk towards the accounting standard 17, reporting on financial segments. आपको मालूम है बहुत सारे, हर एक कंपनी में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं. अगर यहाँ पे मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं, रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी इज नॉट डूइंग ओनली वन बिजनेस, दे आर हैविंग सो मेनी बिजनेसेस एंड ईच बिजनेस इज कॉल्ड द सेगमेंट. मतलब हर उसका बिजनेस क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है. और हर सेगमेंट की उसको एक अलग अलग रिपोर्ट देनी चाहिए, और हर एक की रिपोर्ट अलग देनी चाहिए, और किस तरीके से देनी चाहिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में मेंशन किया गया है. लेट अस टर्न टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो है डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपके लेवल पे मैं देना चाहूंगी. अगर यहाँ पे बिजनेस है ब्रांच और हेड ऑफिस, ओके, तो ब्रांच हेड ऑफिस को और हेड ऑफिस ब्रांच को जितनी भी ट्रांजेक्शन आपस में करते हैं वो सबको कैसे दिखाना चाहिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में दिया हुआ है. एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी. हमारे इंडिया में होल्डिंग कंपनी और चाइल्ड कंपनी होती है. मतलब कि होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी होल्ड करती है. किसको होल्ड करती है? चाइल्ड कंपनी, जिसको हम लोग सब्सिडरी कंपनी भी बोलते हैं. तो सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी से, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से जो भी ट्रांजेक्शन्स करती हैं, तो वो किस तरीके से दिखाने चाहिए, वो सारे बारे में लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में. Let us move to the ahead. Accounting standard 19. Accounting standard 19 deals with the accounting policies and disclosure on the lease transaction. आपको मालूम है लीज मतलब भाड़ा. लॉन्ग टर्म बिल्डिंग्स या प्रेमाइसेस या फैक्ट्री बिल्डिंग्स जब भी हम लोग 15 साल 17 साल तक भाड़े पे लेते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं लीज. तो लीज ट्रांजेक्शन को किस तरीके से दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रेवेन्यू स्टेटमेंट में, इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में डिटेल्स में दिए गए हैं. नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है 20. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डील्स विद द अर्निंग पर शेयर. यहाँ पे जो भी शेयर हमारा मार्केट में है वो कैसे अर्न किया गया है, और उसको किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाना है, किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होगी, क्या क्या कंसिडर किया जाएगा और क्या कंसिडर नहीं किया जाएगा, उस सब के बारे में दिया गया है. लेट अस टर्न आवर टॉक्स टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जब भी अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है या टेक ओवर होता है, तो वहां पे दो कंपनियां मिलके एक कंपनी बन जाती है. तो एक कंपनी बनने के बाद उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से दिखनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाने चाहिए, क्या क्या पैरामीटर उसमें आने चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में डिटेल्स में दिया गया है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22. अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेशन ऑन द इनकम. ये जो स्टैंडर्ड है वो बताता है कि कौन कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा, कौन कौन सी इनकम है जिसके
ऊपर टैक्स नहीं भरना है, मतलब कि एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, किसके ऊपर कंसेशन है, किसके ऊपर सब्सिडरी है, किसके ऊपर हमको डिडक्शंस हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में. लेट अस सी द व्हाट इज गिवन इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23. 23 डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन. मतलब यहाँ पे पहले बात समझनी होगी, एसोसिएशन मतलब क्या. एक कंपनी की बहुत सारी नीचे बहुत सारी सब कंपनियां होती हैं, जैसे कि एसबीआई है तो एसबीआई के नीचे उसकी खुद की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं. तो अगर एसबीआई अपने एसोसिएशंस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उन सबको कैसे दिखाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये पूरा दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में. याद रखिए, दिस इज नॉट एसोसिएट इज नॉट अ merger and acquisition. It's a totally different. Association मतलब क्या, अगर एसबीआई अकेले कुछ नहीं कर सकती है तो वो अपने नीचे एक अलग से एंटाइटी बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसबीआई की एसोसिएट्स हैं, राइट. तो उसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरीके से दिखाना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में. लेट अस सी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डील्स विद द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. अगर कोई भी कंपनी कोई पहले ऑपरेशन कर रही थी, मतलब कि कोई बिजनेस, एक कंपनी के पास में 4 बिजनेस थे और अब उस 4 में से एक बिजनेस उसने बंद कर दिया मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया. तो वो जो बिजनेस ये सालों से बंद कर दिया, तो क्यों बंद कर दिया, उसके उसमें से क्या प्रॉफिट हुआ और क्या क्या उसके नुकसान हुए. तो वो जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन किया उन्होंने, उसका सब कुछ अलग दिखाना चाहिए, ना कि जो मेन हमारी बैलेंस शीट है, हमारी रेवेन्यू स्टेटमेंट है, जो ऑपरेशन 3 हमारे चल रहे हैं उसमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए. ये पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में दिया है. इसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में. Let us see accounting standard 26. Intangible asset. आपको मालूम है बिजनेस में 2 टाइप के असेट्स होती हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल. तो जो इंटेंजेबल जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, पैटर्न हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि वो तो डिप्रिशिएट नहीं होते हैं, वो डिप्लेशंस होते हैं. मतलब कि उसकी वैल्यूज जो है धीरे धीरे घटती जाती है, सिवाय गुडविल के. गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो जिसकी डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है. तो वो जिसकी एसेट की इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो कैसे दिखाना चाहिए, जिसकी वैल्यू डिप्लीट होती जाती है, घटती जाती है, तो उसको कैसे दिखाना चाहिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में दिया गया है. लेट अस टर्न अबाउट टॉक्स टुवर्ड्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, जॉइंट वेंचर रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ज्वाइंट वेंचर अपने 12th में ये चैप्टर सीखा होगा. ये टेम्पररी पार्टनरशिप होती है. तो जो भी हम मेन बिजनेस के साथ में कंपनी कोई और बिजनेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर में से जो भी प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है, उसका जो भी लेना देना है, वो एक सेपरेट स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए, ना कि मेन में दिखाना चाहिए. तो वो किस तरीके से दिखाना चाहिए वो इन डिटेल्स दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 में. Let us turn our talks towards the accounting standard 28, impairment of the asset. Now बहुत सारी असेट ऐसी होती हैं जो हम मतलब अमाउंट जो है एक होता है, पर हम बैलेंस शीट में दूसरा दिखाते हैं. मतलब या तो हम बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं या तो कम कम दिखाते हैं. तो जितनी भी असेट्स हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ओके. और वो अगर कोई असेट हमने डिस्पोज कर दी, सेल कर दी, तो वो उसका डिस्पोज होने के बाद उसका जो वैल्यू है वो हमने कहाँ पे दिखाया, राइट. तो ये सब के बारे में जितनी भी हमारे असेट्स हैं, जब भी वो इम्पेयरमेंट होती हैं, तो वो कुछ सारे प्रोसीजर के बारे में किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगी बैलेंस शीट में, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में दिया है. लेट अस डिस्कस द लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपल्सरी. इसके बाद में 30, 31 एंड 32 है जो नॉन मैंडेटरी है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो है वो यहाँ तक हमारे क्या है, मैंडेटरी. सो लेट अस सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट असेट्स एंड प्रोविजंस. कॉन्टीजेंट का मीनिंग है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. यहाँ पे ये वर्ड लायबिलिटी के साथ में आया, मतलब क्या, ये खर्चा हो भी सकता है और ये लायबिलिटी नहीं भी हो सकती है. जैसे कि अगर कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, तो कंपनी अगर जीतेगी तो उसको किसी को भी कुछ बढ़ के नहीं देना पड़ेगा, ऑन कॉन्ट्ररी मिलेगा, राइट. और अगर ये कंपनी केस हार जाएगी तो कंपनी को पैसा भर के देना पड़ेगा. इसका मीनिंग है कॉन्टीजेंट, मतलब कि हो भी सकता है, नहीं, ये लायबिलिटी नहीं भी हो सकती है. मतलब कि हारेंगे
तो ये लायबिलिटी होगी, जीतेंगे तो ये लायबिलिटी नहीं होगी। तो इस तरीके की बहुत सारी कंटीजेंट असेट्स होती हैं, प्रोविजंस होती हैं, तो उसको किस तरीके से दिखाना चाहिए और आगे चल के वो उनके लिए रिजर्व बना के रखते हैं, तो वो रिजर्व हमको कैसे यूटिलाइज करने चाहिए और किस तरीके से उसका शो करना चाहिए बैलेंस शीट में, रेवेन्यू स्टेटमेंट में, ये सब कुछ दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। सो स्टूडेंट, फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29 जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, इसके बीच में 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे, वो विड्रॉ किए गए हैं हमारे इंडिया में, इसके लिए मेरे स्लाइड्स में वो नहीं है। तो 1 to 29 जो है वो सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं। लेट अस सी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नॉन मैंडेटरी हैं, जस्ट हम उनका नाम रीड करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। 31 जो है वो डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, और 32 जो डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। तो दिस वे स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की कि ताकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका मीनिंग समझाने की कोशिश की, और लॉ के दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लॉ, तो मैंने आपको लॉ के जैसे पढ़ाने की कोशिश नहीं की। इसमें मैंने आपको जो रोज आप बैलेंस शीट में अमाउंट्स लिखते हैं उसको वही एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। पर इसके सिवा भी अगर आपको कोई डाउट है और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।